राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जीवन के सभी क्षेत्रों में दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने के महत्व पर जोर दिया है। देहरादून में राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उन्नत तकनीकों की मदद से दिव्यांगजन मुख्य धारा में प्रभावी रूप से योगदान दे सकते हैं। किसी देश या समाज की प्रगति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उस समाज के लोगों द्वारा दिव्यांगजनों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। भारत का इतिहास संवेदनशीलता एवं समावेशिता के प्रेरक प्रसंगों से भरा पड़ा है। हमारी संस्कृति और सभ्यता में मानवीय करुणा एवं प्रेम के तत्व हमेशा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दिव्यांग बच्चों को अन्य बच्चों के समान अच्छी शिक्षा के अवसर प्रदान करने का प्रावधान है। सुगम्य भारत अभियान के माध्यम से सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और समान भागीदारी के लिए प्रयत्नशील है। ये अभियान सुगम्य भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना एवं संचार परिस्थिति तंत्र विकसित करने पर बल दिया गया है। सरकार का ये प्रयास रहा है कि दिव्यांगजनों की पहुंच सरकारी भवनों, संस्थानों आदि में सुगम्य बनाया जाए। राष्ट्रपति भवन द्वारा भी दिव्यांगजनों के हित में अनेक कदम उठाया जा रहा है। उनको ये जानकर प्रसन्नता होती है कि राष्ट्रपति भवन परिसर में एक ऐसा कैफे है जिसे दिव्यांग बच्चे चलाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है। आज का युग विज्ञान और तकनीकी का युग है। उन्नत तकनीकी की सहायता से दिव्यांगजन भी मुख्य धारा में अपने योगदान देने में सक्षम हो सकते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस संस्थान द्वारा समावेशी शिक्षा प्रणाली एवं नवीनतम तकनीकी संसाधनों के माध्यम से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली माध्यम है। शिक्षा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी सपनों को साकार कर सकता है और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि इस संस्थान के आदर्श विद्यालय के विद्यार्थी कंप्यूटर, गणित, विज्ञान, संगीत, नृत्य एवं खेलकूद जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज उपराष्ट्रपति एनक्लेव में राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रम के प्रतिभागियों के 7वें बैच के समापन कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। Tomorrow is International Yoga Day, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। This emanates from our treasure. It has its origin in Bharat. It is deeply embedded in our scriptures, the essence of it. Our Atharvaved is encyclopedic about health, wellness, how to take care of the body. So this idea occurred to Prime Minister Narendra Modi that we must share this good practice with the entire world. And we had a great achievement. In September 2014, when Prime Minister began his first term, he made a clarion call at the United Nations while he was addressing the General Assembly. He said, I quote, "Yoga is an invaluable gift of India's ancient tradition," unquote. The world picked it up.
in the shortest of time, within 75 days. Largest number of countries, 177 nations, converged into a resolution of United Nations, Resolution 69/131 on December 11, 2014, declaring June 21 as International Yoga Day. Since then, it is celebrated all over the nation. I had the occasion, we'll be celebrating 11th tomorrow. I had the occasion to be at the main function in the nation on 9th International Yoga Day at Jabalpur. And the Prime Minister of the country, Prime Minister of the largest democracy on the planet, most vibrant democracy, oldest democracy, had the occasion to participate in a similar program at United Nations headquarters. Boys and girls, yoga is not limited only for this International Yoga Day celebration on June 21. June 21 is a focal center for everyone to know about it. It has to be part of your daily life. Start practicing it. You can do it in parts at any time of the day also. It will give you relief, purify you from every sense, take on occasions despondency out of you. मानसिकता में बदलाव पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमें राष्ट्र कल्याण और देशभक्ति के प्रति प्रतिबद्धता दिखानी होगी। People challenge public order on street. Public property is destroyed. There must be national anger. There must be national wrath. These people must be named and shamed. The system will move fast when there is overall mindset that no, how can you challenge public order? National discipline, whether it is on road or otherwise, defines where our nation is going. Therefore, I suggest to you to pledge yourselves today. Take प्रतिज्ञा, प्रण लीजिए पंच प्राण के. And this has come out from our civilizational ethos. And these 5 principles, full of sublimity, are aimed at making the nation great and great and great. The first is social harmony, सामाजिक समरसता that transcends diversity. It results into national unity. The world has learned from India, Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family. We have demonstrated to the world by our Upanishads, Vedas, epics, inclusivity. And therefore, Samajik Samrasta is fundamental, which requires we must take on forces that are inimical to this concept. The challenge to Samajik Samrasta is emerging by challenging our identity. Our identity is defined. You can look into our historical perspective. Therefore, demographic changes which are not organic. Demographic changes that population of a particular sector must increase so that by strength of population we can come closer to power. That cannot happen. Challenge to the identity. We cannot have in the country millions of illegal migrants.
No. And therefore, your duty as an individual, we must identify them. Why employ those who are not our citizens, who have come to this country not legally but illegally? A serious question. The moment for some ease, affordability, you employ an illegal migrant, you are snatching work from our own people. I see all around with pain and anguish. These illegal migrants are servicing nearly several critical areas in high-rise buildings and otherwise. They are a great drain on our employment potential, on our civic amenities. You have to be alert at it. बिहार में बुनियादी ढांचे और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल, रेल और बिजली क्षेत्र समेत कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास की ये सारी परियोजनाएं बिहार को उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगी, समृद्ध बिहार बनाएगी। इस मंच से हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। विकास की ये सारी परियोजनाएं बिहार को उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगी, समृद्ध बिहार बनाएगी। सिवान, सासाराम, बक्सर, मोतिहारी, बेतिया और आरा जैसे बिहार के सारे इलाके फले फूले। इस दिशा में ये प्रोजेक्ट बड़ी भूमिका निभाएंगे। इनसे गरीब, वंचित, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, हर समाज का जीवन आसान होगा। मैं बिहार की जनता को, आप सभी को इन प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने राज्य में पीएम आवास योजना शहरी के 53,000 से ज्यादा लाभार्थियों के लिए 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बने मकानों की पहली किस्त जारी की और कुछ लाभार्थियों को चाबियां सौंपकर गृह प्रवेश कराया। कांग्रेस के लाइसेंस राज ने देश को गरीब रखा और गरीब को अति गरीबी में धकेल दिया। जब हर चीज के लिए कोटा, परमिट फिक्स था, छोटे छोटे काम करने के लिए परमिट चाहिए होता था, कांग्रेस आरजेडी के राज में गरीब को घर नहीं मिलता था, राशन बिचौलिए खा जाते थे, इलाज गरीब की पहुंच से दूर था, पढ़ाई और कमाई के लिए संघर्ष था, बिजली पानी का एक कनेक्शन लगाने के लिए ही सरकारी दफ्तरों के अनगिनत चक्कर लगाने पड़ते थे। गैस कनेक्शन के लिए सांसदों की सिफारिश लगानी पड़ती थी। नौकरी बिना घूस, बिना सिफारिश के मिलती ही नहीं थी।
और इसके सबसे बड़े भुक्तभोगी कौन थे? इनमें से ज्यादातर साथी मेरे दलित समाज के, महादलित समाज के, पिछड़े समाज के, अति पिछड़े समाज के, यही मेरे भाई बहन इसके शिकार हुए थे। इन्हें गरीबी हटाने का सपना दिखाकर खुद कुछ परिवार करोड़पति, अरबपति हो गए। साथियों, बीते 11 वर्षों से हमारी सरकार गरीब के रास्ते की हर मुश्किल को दूर करने में जुटी है और आगे भी करती रहेगी। ओडिशा के भुवनेश्वर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री पहली बार बौद्ध जिले में रेल संपर्क का विस्तार करते हुए नई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा, ओडिशा के विकास को लेकर सरकार समर्पित है। साथियों, ओडिशा सिर्फ एक राज्य भर नहीं है, ये ओडिशा भारत की विरासत का दिव्य सितारा है। ओडिशा सैकड़ों वर्षों से भारतीय सभ्यता को, हमारी संस्कृति को समृद्ध करता रहा है। इसलिए आज जब विकास और विरासत का मंत्र भारत की प्रगति का आधार बना है, तब ओडिशा की भूमिका और बड़ी हो गई है। बीते एक वर्ष में ओडिशा ने विकास भी और विरासत भी इस मंत्र को आत्मसात करके दिखाया है। इस मंत्र पर तेजी से आगे बढ़ा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री के निशाने पर कांग्रेस पार्टी रही। अब देश पिछले कुछ वर्षों से व्यापक तौर पर बीजेपी का विकास का मॉडल देख रहा है। बीते दशक में देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पहली बार भाजपा की सरकारें बनी है। इन राज्यों में सिर्फ सरकार नहीं बदली, बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का भी नया दौर शुरू हुआ है। मैं आपको पूर्वी भारत के ही उदाहरण देकर के समझाना चाहता हूं। मैं एक उदाहरण देता हूं असम का। असम में एक दशक पहले तक स्थितियां बहुत खराब थी। अस्थिरता, अलगाव, हिंसा, यही सब कुछ असम में नजर आता था। लेकिन आज असम विकास के नए रास्ते पर दौड़ रहा है। कई दशकों से जो उग्रवादी गतिविधियां चल रही थी, वो बंद हुई है। आज असम कई पैमानों में देश के दूसरे राज्यों से आगे निकल रहा है। इसी तरह दूसरा एक राज्य का मैं उल्लेख करूंगा, त्रिपुरा।
त्रिपुरा में भी कई दशकों से वामपंथी शासन के बाद लोगों ने भाजपा को पहली बार अवसर दिया। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।